नोट डाउन चीज़ों को करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यस। बताता हूँ। यहाँ पे नोट पैड में हम आ जाते हैं। यार पॉसिबली ये होता है आपके पास दो टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फुलफिलमेंट के ऊपर डिस्कशन हो चुकी थी। ठीक है। अब जो मामला होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जब क्योंकि प्रोडक्ट पे डिस्कशन हमने कर लिया, सोर्सिंग पे डिस्कशन कर लिया, अब हमने जाना जी इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है, और हमने जो अपना ऑर्डर है वो सक्सेसफुली पहुंचाना कैसे है, यानी कि अब हम लॉजिस्टिक्स पे आएंगे। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग और जो सोर्सिंग वाली चीजें हैं ये साथ साथ चलती रहेंगी, इसके बगैर कोई भी गुजारा नहीं है, ये डे टू डे वर्क है। तो इसमें जो है ना ऐसी ऐसी चीज नहीं है कि जो हम ये कहें कि यार अभी हमने मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया, या आधी कवर कर ली है, पौनी कवर कर ली है। इसके कुछ स्टैट्स नहीं है, लेकिन इतनी कवर कर ली है कि हमें एक फाइन प्रोडक्ट मिल सकता है। अब प्रोडक्ट होते हैं, सबसे पहले उधर जाने से पहले मैं जरा आप लोगों को कुछ चीजें डिफाइन करूंगा। दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है जी। सॉरी, मैं नोट पैड जो है ना वो आपके लिए शेयर कर दूं। हजरात बोल लिया करें कि नोट पैड शेयर नहीं है, कुछ भी नहीं होता, गुनाह नहीं मिलता। सर जी नोट पैड नहीं शेयर है। जालमा अब हो गया है। नहीं, अब हुआ सर जी, अभी अभी। किसमें चल रहे हैं आप आके बंदे? ये अच्छा जी, दो आई टाइप ऑफ आई प्रोडक्ट होते हैं आपके पास। एक होता है आपके पास 13 प्रो मैक्स में सर। मॉडरेट प्रोडक्ट, सेकंड आपके पास होता है हाई टिकट प्रोडक्ट। ठीक है। अब मामला क्या होता है, मॉडरेट प्रोडक्ट कौन सा होता है? एग्जाम्पल के तौर पे मॉडरेट प्रोडक्ट आपका वो ये है कि यार आपने 30 डेज के अंदर तकरीबन उसके 300 यूनिट बेचे, आपको टोटल सेल्स आपकी बनी जी तकरीबन, आप चलो 1000 रुपए के हिसाब से कर लें, 3 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद जो हाई टिकट प्रोडक्ट है, हाई टिकट प्रोडक्ट इस तरह से होता है कि आपने 30 आइटम्स बेचे, टोटल सेल्स जो है ना वो कितनी बनी, हो सकता है कि 7 लाख। ठीक है। ये आपका हाई टिकट आइटम होता है, जिसको हम हाई टिकट कहते हैं। हाई टिकट जो आइटम होता है या जो है महंगा प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है हाई टिकट प्रोडक्ट। ठीक है। आप गूगल पे जाकर भी सर्च करें तो आपको यहाँ पे चीज मिलेगी, हाई टिकट प्रोडक्ट, विनिंग ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट, नीच स्क्रैपर। ये तो कुछ और ही आ गया, लेकिन हाई टिकट प्रोडक्ट। What are high ticket items? High ticket items are products that have a large cost to purchase but are really valuable to the person buying. अब आपने हमेशा ये ज़हन में रखना है कि यार अगर तो आप जा रहे हैं ना ये बड़े टिकट वाले प्रोडक्ट, हाई टिकट वाले प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, तो ये हुज़ैफा भाई की कैटेगरी के प्रोडक्ट है कि यार पैसे अच्छे खासे आने चाहिए। ठीक है, हमें ऑर्डर कम हो। अब हाई टिकट में आपको फायदा पता क्या होता है, इसमें झमेले नहीं होते। झमेले का मतलब समझते हैं? झमेले का मतलब ये है कि आपके पास डेली जो है ना, डेली 20 ऑर्डर हैं टू डील। ठीक है। डेली 20 ऑर्डर्स टू डील आपके पास है। यहाँ पे जब हाई टिकट प्रोडक्ट होगा, 1 ऑर्डर टू डील। ये आपस में क्रॉस डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके 20 ऑर्डर्स टू डील है, आपने 20 के ऊपर किया जी, 20 मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले आपकी आएगी एग्जाम्पल 2000 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो डायरेक्ट सबसे पहले आपकी कॉस्ट निकल आएगी 40,000 की, 40 के की। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? ठीक है। ठीक है जी, 40 के की आपके पास कॉस्ट निकल आएगी। 40 के आपके पास कॉस्ट निकल आई। अब सबसे पहले आप इसमें से प्राइस जो है ना, प्राइस के ऊपर आप जो है उसको डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने करना है जी सोर्सिंग प्राइस निकालनी है। सोर्सिंग प्राइस आपकी होगी जी, एग्जाम्पल 1000 का आपका प्रोडक्ट है तो आपकी 20 के की सोर्सिंग हो गई। उसके बाद मार्केटिंग आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केटिंग जो है ना, आपने 2000 से 3000 का बजट जो है वो दिन में लगा दिया, 2 से 3000 रुपये, ये 23 की हो जाएगा। अब कुछ आपकी हो गई जी, क्या कहते हैं जी जिसे पैकेजिंग वगैरह, पैकेजिंग वगैरह आपने दी, पैकेजिंग वगैरह का जनाब 1000 लगा लेते हैं। अब ये 24 से 25 हजार जो है ना आपकी कॉस्ट चली गई। अब आपके पास जो बाकी बच गई, अगर 20 ऑर्डर हैं आपके पास, तो आपके पास बच गए लगभग तकरीबन जो है ना 15-16 हजार रुपये बच गया। अब ये है कि आपको 15-16 हजार रुपये तब बच रहा है जब आप बहुत सारे आइटम सेल आउट कर रहे हैं। जब आप बहुत सारे आइटम सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर ये है कि आपके पास बचत ये आ रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर की टोटल वैल्यू हुई तकरीबन 60 के है। दिन में हो सकता है 2 से 3 के आपने मार्केटिंग लगाई हो, प्रोडक्ट आपका जो है ना वो 30 के का आया हो, प्रोडक्ट 30 के आपका साइड पे, सीधा सीधा फिगर है। अब बात यह है कि क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी मार्केट में आपको, मैंने पहले भी डिस्कस की ये बात, पाकिस्तानी मार्केट में एक चीज आपको करना बहुत जरूरी है, वो है क्रॉस चेक
उसको आप क्रॉस चेक कहें, उसके बाद आप कंफर्मेशन कॉल कहें, ठीक है जी, और या डुअल चेक करना कहें। तीनों में से चीजें जो भी आपको समझ आती हैं, कह लें कि आपने कंफर्मेशन कॉल उस बंदे को लाजमी करनी है। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी बंदे को कॉल की, वो कहता है जी वो मेरे भाई ने ऑर्डर किया था, मैं उसको पूछ के बताता हूँ, तो उसमें से 90% चांसेस हैं कि वो ऑर्डर आपका वैसे ही चला गया। देखिए ऐड की कॉस्ट तो आपको जो जा चुकी है सो जा चुकी है, उसके बारे में परेशान ना हो। अब बंदे को सबसे बड़ा ये होता है यार ऐड की कॉस्ट चली गई है, पर परचेज मुझे 300 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया पड़ रही है, मेरी कॉस्ट चली गई। ठीक है, कॉस्ट जाने के बाद मेरा सिनेरियो ये होगा कि यार मुझे तो बड़ा नुकसान हो गया। अब आपने ये नहीं सोचना थी यार, वो बंदा आपका तकरीबन 250 रुपीज आपके जो है, चूंकि जो आपके कोरियर कंपनी वाले हैं वो इतने बादशाह लोग हैं कि वो दोबारा तकलीफ नहीं करते कि एक बंदे को कॉल करें, वो कहे यार मैं अपने भाई से पूछता हूँ वो किधर है, वो कोरियर वो आके आपके प्रोडक्ट्स लेगा। इतना भी नहीं करते, बाज दफा तो वो फेक अटेम्प्ट्स भी डाल देते हैं। नो, व्हाट इज फेक अटेम्प्ट? वो ये कहेंगे कि कस्टमर रिफ्यूज टू रिसीव। ये कोरियर के जो आगे होते हैं ना, कोरियर बॉयज होते हैं, ये काम करते हैं, क्योंकि उनको मिल जाता है यार आपको 20 पार्सल दिन के मिले, आपने जाकर डिलीवर करने। अब वो डिलीवर हो या ना हो, उनका ड्यूटी टाइम पूरा हो गया, वो फेक अटेम्प्ट्स करते हैं। अब जब आपने कस्टमर के साथ क्रॉस चेक करके उसको ऑर्डर भेजा होगा ना, तो आप किसी भी तरीके से, जो आपकी कोरियर कंपनी होगी या आपका एनसीआई होगा जो हम हैंडल करते हैं, जिसके जरिए हम री अटेम्प्ट का या रिटर्न द शिपमेंट का, या फिर जो है वो कहते हैं कि अगेन जो है ना आप एक बार चेक करें उस बंदे से, या फोन नंबर अपडेट करके चेक करें, ये करते हैं ना, ये में आइडिया हो जाएगा कि यार अगले वाला बंदा गोली करवा रहा है। आप उस बंदे के साथ इंटेक्ट में होंगे, आपने कॉल करेंगे सर आपका ऑर्डर आया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि आपने रिफ्यूज रिसीव कर दी। ऐसे हमारे पास हुए हैं कई वाकयात कि कोरियर कंपनी की ही गलती होती थी बाज, लेकिन पाकिस्तानी कौम का ये मामला होता है, ऑर्डर आपने किया, कहेंगे मूड चेंज हो गया जी, रिफ्यूज टू रिसीव। ये चीजें बहुत आती हैं। देखें, आपने 100 ऑर्डर भेजा है, अब जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े जो ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हैं वो ये बात करते हैं कि यार तकरीबन उसमें से 30% आपका रिटर्न जो है ना, वो आया तो बहुत नॉर्मल चीज है। मैं कहता हूँ यार अगर आपको 30% रिटर्न आया ना, तो आपको सोचना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी पे एक बार, आप किस जगह को टारगेट कर रहे हैं, किस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, और किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, और किस तरह से आप अपनी सारी की सारी टाइमलाइन लेके चल रहे हैं। तो देखिए 100 प्रोडक्ट्स में से 30 रिटर्न का मतलब ये है कि तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया तो आपकी कॉस्ट में है ही नहीं। अब 20-25 हज़ार रुपया आप कॉस्ट में निकाल के छोटे लेवल के ऊपर हो सकता है मार्जिन ही आपका इतना हो, शुरू शुरू में मार्जिन बहुत कम होते हैं, आपको कस्टमर बस लाना होता है अपनी वेबसाइट पे, इंटैक्ट करना होता है, सोशल मीडिया पे लाना होता है, रिव्यूज बिल्ड करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उनके रिव्यूज को टैग करना होता है, कस्टमर को रिटर्न कस्टमर बनाना होता है। तो अगर 30 बंदे ये आपको ना कर देंगे तो इट सेल्फ इशू है। ठीक है, अब इस लिहाज से आपने ये करना है कि यार ये रिटर्न रेशो ना हर 10 ऑर्डर पे तकरीबन मैक्सिमम भी होना 1 से 2 होनी चाहिए, यानी तकरीबन 15 से 20। 15 भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, इसको आपने कोशिश करनी है 8 से 10 करना है यार। एग्जाम्पल के तौर पे सुन लें, जो बंदा किसी बस्ती में बैठा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने टारगेटिंग करते हुए जब ऐड चलाना है तो बस्तियों वाली साइड पे जाना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारा जो कोरियर कंपनी है वो जाती ही नहीं है। अब आपका जो ऐड है ना, वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ये रेडियस है, ठीक है, जो लोग समझते हैं बात को, आप इसको मेन पिन पॉइंट में रखें और इसको सर्कुलेट करें, इस तरह से आपका रेडियस वर्क करता है। इनको रेडियस का आइडिया है, चलो ठीक है जी, इस तरह होता है और बूम करता है, यानी वो आप रखेंगे फैजाबाद के दरमियान में निडल को रखें और उसके बाद सर्कुलेट करें, उस सर्कुलेशन में वो अपना 40 किलोमीटर प्लस का एरिया काउंट करेगा। वो यहाँ से जाके बनता है अटक तक, अटक तक बनता है, अडयाला बनता है, कहोटा, कहोटा बनता है, और उसके आगे जाके चीजें बनती हैं। अब जो ही आप पिंडी से आउट होंगे तो बहुत सारी कोरियर कंपनीज वहीं पे उनके पैडल जो है ना वो स्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको जो है ना वो फिंगर टिप्स पे बता सकता हूँ कौन सी कोरियर कंपनी कहाँ पे परफॉर्म करती है। अब ट्रैक्स है, नई कंपनी आई है, लोगों को वेयर हाउसेस भी देती है, इस्लामाबाद लाहौर में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, पिंडी में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, कराची में अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अब मामला ये है कि अगर इसको लाहौर और इस्लामाबाद की डिलीवरी आज आप दे रहे हैं तो कल पहुंचा देगी, पिंडी की डिलीवरी को 2 से 3 4 दिन भी लग सकते हैं। अब आपने ये करना है, अगर आपने पहले कांटेक्ट किया हुआ हो तो बंदा आपसे दोबारा रब्ता करेगा, सर अभी 3 4 दिन हो गए ऑर्डर नहीं पहुंचा। ठीक है, तो जो क्विक डिलीवरी का जो प्रोसेस है ना, क्विक डिलीवरी के प्रोसेस को आप जितना ज्यादा इंश्योर करेंगे और क्रॉस चेक करके जितना ज्यादा इंश्योर करेंगे, आपका ऑर्डर उतना अच्छा डिलीवर होगा। अब यूएस के अंदर मसला नहीं है, लोग अमेजोन घंटों के अंदर लोगों को चीज पहुंचा देता है। ठीक है ना, ही एड्रेस का मसला है। ठीक है जी, यहाँ तो पिंडी के अपने एड्रेस में मसला है, कोई एड्रेस आपको पता चल जाए कि क्या फतेह फला फला जनाबरी वहां पे जाना, तो आपको हैरान हो जाएगा यार ये कहाँ से आ गया। इस्लामाबाद के एरिए, लाहौर के, कराची के जो जो अच्छी जगह है वहां पे बहुत अच्छे एड्रेस है, उन पे मसला ज्यादा आपको नहीं आता है।
लेकिन क्रॉस कंफर्मेशन कॉल आपने लाजमी करनी है। बताना है आपका इतना ऑर्डर है, ये प्रोडक्ट है, ये पैसे आपके टोटल बनते हैं, आपको भिजवा दें। अगर वो कहे जी मैं अपनी बेगम से ये मशवरा करके बताता हूँ, तो उस बात को भूल जाए। हो सकता है वो बंदा आपको बंदा कह दे कि यार ठीक है आप भिजवा दें, देखते हैं। कोशिश ये करें, अगर थोड़ा दिल गुर्दा बड़ा कर सकते हैं तो उसको जाने दें, उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, कैंसिल कर दें। क्योंकि 90% चांसेस ये हैं, शुरू में चलो बंदा ग्रो कर रहा होता है, पहला ऑर्डर आता है, हो सकता है पहले आते साथ बंदा यही हो, 10वां आता है, 100वां ऑर्डर आता है, 200वां ऑर्डर आता है, बंदा कहता है यार छोटा सा ऑर्डर है, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि आपकी तबीयत में वो बात आती जाती है कि अच्छा कुछ नहीं होता। जब एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी शीट देखते हैं तो शीट के अंदर आपका काम एग्जॉस्ट हो चुका होता है, आप किसी जगह के नहीं रहते। फिर आप कहते हैं जी वो तो वहां से कोर्स किया था जो बेड़ा गर्क हो गया हमारा। इसलिए हमने साथ में कहा है कि लाइफ टाइम मेंटोरशिप होगी, जब ऐसे आप काम कर रहे होंगे तो आपको सारी चीजें बताएंगे, लेकिन तरीकाकार होता है। जब आपने कॉल करनी है तो तरीकाकार अडॉप्ट करना है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज श्याम सैल फ्रॉम एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग। आपका ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग पे आपका ऑर्डर रिसीव हुआ है। प्रोडक्ट का नाम है जी एग्जाम्पल के तौर पे मिनी मसाजर, ठीक है जी। या फिर आप कहते हैं जी आपका ऑर्डर में रिसीव हुआ है जी एलसीडी स्क्रीन का जो है ना वो प्रोटेक्शन ग्लास है, ठीक है सर, इसकी कॉस्ट इतनी है, तो आपसे कंफर्म करना था कि आपका ऑर्डर डिस्पैच करवा दिया जाए। अब कुछ चीज़ों के ऊपर, मैं इंस्टेंट्स के ऊपर भी आज हम खेलते हैं। G7 का ऑर्डर है, F5 का ऑर्डर है, या इस जगह का ऑर्डर है, इसके बड़े लेस चांसेस होते हैं कि लोग इस चीज़ को रिजेक्ट करें, ठीक है। जो सर ऑर्डर थोड़े से लोअर एरियाज के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे लोगों का चेंज ऑफ माइंड बहुत ज्यादा बन जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि कॉल आपने फिर भी करनी है, सर कैसे हैं आप, ठीक है जी, तबीयत कैसी है आपकी, सब खैरियत जी, सर ये ऑर्डर है, ओके सर डिस्पैच करवा दें, तो ठीक है जी डिस्पैच करवा दें। जब ये बात हो जाएगी ना तो 99.9% चांसेस है वो बंदा आपका प्रोडक्ट लेगा। अगर आप बगैर पूछे हुए करेंगे तो हो सकता है F5 वाला भी कहेगा ना नहीं मूड चेंज हो गया हमारा, नहीं लेते। वहां पे कोरियर वाला भी कुछ नहीं कहता। कोरियर वाले तो स्ट्रगल वैसे ही करने के मूड में नहीं होते, क्योंकि देखें जब आपके वेयर हाउस से एक प्रोडक्ट निकल गया, आपकी जेब से 200 रुपया चला गया, वो पहुंचता है नहीं पहुंचता है, कहीं जाता है नहीं जाता है, उनका कंसर्न है ही नहीं। इसलिए आपने इंश्योर करना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो कोरियर कंपनी है उसके साथ 1 to 1 बात कर सके कि भाईजान ये चीजें कंफर्म थी, आपने ऐसा की। हमने M&P के साथ ये मामला किया था। M&P किसी भी बंदे को, किसी भी स्टोर को कभी भी NSA और SA की लिस्ट नहीं देती, ठीक है ना। NSA का मतलब ये है नॉन सर्विस एरिया, SA का मतलब है सर्विस एरिया। हम यहाँ से ऑर्डर करें, नौशहरा कैंट में ऑर्डर जाए, कहते हैं जी नॉन सर्विस एरिया, करके वापस भेज दें। चेक किया जनाब अली कि 100 ऑर्डर की लिस्ट में से 23 नॉन सर्विस एरिया आ रहे हैं। हम गए बाहर, जो आउटलेट है हमारे प्लाजा में, ये मरियम इसकी ये M&P की, हमने कहा सर वो नौशहरा कैंट में भेजना है हमने एक पार्सल, जो एडवांस, आप आउटलेट का मतलब ये जहाँ पे आप एडवांस पे करके भिजवाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी चला जाएगा। हमने रिकॉर्ड इकट्ठा किया, हमने 23 बंदों की शीट बनाई, शीट बना के हमने उनको मेल की और उनसे 1 to 1 डिस्कशन किया। हमने कहा सर बात ये है, जो एरिया नॉन सर्विस एरिया है वो आपके पोर्टल पे क्या कर रहा है। अब अगर चक फत्तू में ही हमारा ऑर्डर आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद चक फत्तू का हमारा ऑर्डर आ रहा है, अब चक फत्तू अगर आपके पोर्टल पे मौजूद है तो आपको पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं पहुंचाते दैट मीन्स कि आप हमारे बिजनेस पे डेंट मार रहे हैं। तो डेंट तो अफोर्डेबल नहीं है सर, सीधी सी बात। क्योंकि लाजिम बात यार, मेरा बिजनेस हो तो मैं थोड़ा बहुत लिहाज से भी बात कर लूँ, क्लाइंट का बिजनेस है। अब क्लाइंट जब हमसे बात करेगा, ये हमारा अपना बिजनेस हो, दोनों चीजें सेम होती है, दुख बंदे को बराबर ही होता है। तो उस चीज के ऊपर बात ये कि आप एम ही नॉन सर्विस एरिया मेंशन कर रहे हो यार। काल कोरियर का और ये M&P का, इन दो का ये अजाब है, ठीक है। इन दो का ये मसला है। लेकिन अगर आप M&P वालों को हमने कहा कि हमें आप जो है ना NSA और SA की लिस्ट दें, उनका जो यहाँ का टेरिटरी जो मैनेजर है ना, आप यकीन करें कि जो इसका पिंडी इस्लामाबाद का टेरिटरी मैनेजर है, वो हमें कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है। मतलब हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मैं कहा जी आप कंपनी चला रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है। हमने कहा जी ऐसे सर नहीं होता, आप हमें NSA और ऐसे की कहते हैं जी। मैंने कहा देखिए बात ये है कि हम एग्जाम्पल के तौर पे कल को लाहौर कैंट का ऑर्डर कर रहे हैं, आप NSA डाल के भेज देते हैं, हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है उसको बंदे को भेजने का। बंदा बैठा वेट कर रहा है हमारा ऑर्डर। अब एक जगह से 10 कैंसिलेशन आ जाएंगी, एक तो वो हमें कॉस्ट पड़ गई, सेकंड नंबर पे मार्केटिंग की कॉस्ट पड़ गई। एक बंदा आया था, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट देख के इंप्रेस होता, रिटर्न कस्टमर बनता, वो भी गया, हम किधर जाएंगे।
उन्होंने कहा जी आपकी बात, उससे अपने प्रॉपर बात, उसने कहा आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं बात करता हूँ उनके साथ। उन्होंने हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगाया, उन्होंने हमें एनएसए और एसए की पूरी शीट प्रोवाइड की। उसके अंदर इवन का ये लिखा हुआ था, फलां टेरिटरी, फलां शहर, उसका ये एरिया, उसकी ये चीज, इतना टाइम लगेगा। सेंट्रल पॉइंट ये, अब मैं बताता हूँ आपको। लाहौर एक सेंट्रल पॉइंट है, फिर फैसलाबाद सेंट्रल पॉइंट बनेगा, पिंडी सेंट्रल पॉइंट बनेगा। पिंडी सेंट्रल पॉइंट किसका बनेगा जी? शुमाली पंजाब का। सेंट्रल पंजाब का लाहौर और फैसलाबाद बनेंगे। कराची का सेल्फ कराची बनेगा, या उसके अलावा चीजें बनेगी। यानी इनका जो मेन सेंट्रल हब होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स वहां पे जाते हैं। आज आपने ऑर्डर किया, यहाँ से आपका 500 पार्सल निकल गया। वो 500 पार्सल अगर लाहौर का है, तो वो लाहौर के पहले सेंट्रल हब पे जाएगा, वहां से जाके नेक्स्ट डे डिलीवरी स्टार्ट होगी। ये इनका प्रोसीजर होता है। अब इस प्रोसीजर के दरमियान में आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है, ताकि डिस्कशन अगले बंदे से करते हुए आपको, उनको ये आइडिया होगा यार बंदे को चीजें पता है, उसको फुदू बनाना आसान नहीं है। ठीक है। अब ये आपने कॉस्ट डिफरेंस करना है। अब मैं जो बड़े आपको हाई टिकट आइटम की बात कर रहा था, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास हाई टिकट आइटम है, आपको डायरेक्ट एक दिन में 30,000 का प्रॉफिट दे रहा है, तब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स की टेंशन नहीं होती। ठीक है, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स की टेंशन नहीं है। आपको सिंपली इस बात का मसला है कि आपके पास एक बड़े आइटम का ऑर्डर है, उसके ऊपर आपको इतनी बचत होगी, सुकून से डिस्पैच करवा दें। हमारे पास कुछ बिजनेसेस हैं, उनका टिल डेट तक तकरीबन जो टोटल ऑर्डर्स हैं वो 160 या 170 हैं। उनका कभी हमने मसला नहीं देखा कि यार नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं आ रहे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब हमने एक 14 अगस्त को स्टार्ट किया है, उसके 10 ऑर्डर्स एवरेज है। उसकी एवरेज जो प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है, वो तकरीबन हम 800 रुपये में सेल कर रहे हैं। अब डेली हमारे पास 8,000 की सेल है पर प्रोडक्ट। हमें जो है तकरीबन जो है वो बचत हो रही है 250 रुपये की। ठीक है, एग्जाम्पल इतना ही मेरे ख्याल में हो रही है। छोटा प्रोडक्ट है, बंदे की इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। अब ये हमारे पास डेली की बचत है 250 रुपये। लेकिन देखे ना, एक फिगर को आप जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 250। असल चीज ये बनेगी। अगेन वो कोयटा होटल वाली जो मैं बात करता हूँ, देखें यार, इट्स नॉट एवरीथिंग अबाउट जो है ना, वो एवरीथिंग जो है ना वो अबाउट साइज ऑफ प्रोडक्ट या प्राइस। नंबर ऑफ सेल्स भी मैटर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1,000 रुपया लगाया, 1,000 रुपया लगाने, डेली आपका 1,000 से 2,000 रुपया बजट लग रहा है। अब 2,000 रुपया कॉस्ट भी निकाल रहा है आपकी, 2,000 की सबसे पहले ऐड की कॉस्ट निकल गई, पैकेजिंग की कॉस्ट निकल गई, आपकी इन्वेंट्री जो आपने बाई की हुई थी 10 ऑर्डर्स की, वो भी कॉस्ट निकल गई। आपके पास डेली तकरीबन फिर 25 रुपया बच रहा है। अब 2500 को सिंपली आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर ही कर लेते हैं, है तो आसान सी वैसे। अब 2500 को मल्टीप्लाई आप सिंपल तरीके से करेंगे एक छोटे से बिजनेस के लिए, तकरीबन 75,000 आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये वो बिजनेस है जिसकी इन्वेस्टमेंट को 50 और लाख के दरमियान में। ठीक है, अगर आप इतना सिक्योर कर जाते हैं ना, थोड़े दिन लगा के, थोड़ा मामला लगा के, इसको 8 भी कर ले, 50,000 पे ले आए, तो पहले महीने के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर सारी चीजें करते हुए इनका अभी तक तकरीबन जा चुके हैं 50 ऑर्डर्स, और हमारे पास एक रिटर्न। 50 ऑर्डर्स पे एक रिटर्न है, और वो भी इस बात के ऊपर रिटर्न है जी, चेंज ऑफ माइंड पे रिटर्न है। ऑर्डर कंफर्मेशन हुई हुई है, लेकिन स्टिल चेंज ऑफ माइंड पे रिटर्न है। दैट मींस स्टिल देयर आर चांसेस कि आपके साथ मामला हो सकता है। मे बी किसी वीए ने हो सकता है कह दिया हो कि कंफर्मेशन हुई है, हो सकता ना की हो, या जो भी मामला हो। ठीक है, बाज दफा वैसे भी हो जाता, ऐसा मसला नहीं है कि नहीं होता। इतना चलता है यार, 40-45 के ऊपर 2-3 रिटर्न, दैट्स नॉट अ बिग दैट्स नॉट अ बिग डील। ये इतना यूरोप में भी हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अब 50,000 भी आप इवन के कर रहे हैं, दैट 50,000 इज नॉट योर मेन इनकम। आपको 50,000 में वापस मार्केटिंग पे लगाना है। पिछली बार 30 लगाया था, इस बार 40 लगाएं। ठीक है, अगर आप फुल पेमेंट आप एचएचसी से ले रहे हैं, तो आप यहाँ से चीजें चेक करेंगे। ठीक है, आप एचएचसी पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप फुलफिलमेंट वाले मामला चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप फुलफिलमेंट लेंगे, आपने सिर्फ अब मार्केटिंग करते रहना। लेकिन फुलफिलमेंट का मैंने आपको बताया, फुलफिलमेंट में डिफरेंस है 100 रुपए से लेकर तकरीबन 150, 250, और बाद दफा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे एलसीडी राइटिंग टैबलेट आ गया, तो जिन लोगों ने फुलफिलमेंट के जरिए काम करना है, वो इस चीज को थोड़ा सा जो है वो चीजों को देखें कि फुलफिलमेंट करते हुए उनको मेन सोर्सिंग प्राइस के आइडियाज होने चाहिए, ताकि उनको मार्केट के कंपटीशन का पता हो कि जिस कंपटीशन को बीट करने जा रहे हैं, जहां पे एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं, वहां पे लोग कितने में सेल आउट कर रहे हैं। अभी 562 में सेल आउट कर रहे हैं ना दराज पे, ये इस पे इसकी सोर्सिंग प्राइस है, यानी ये इतने में आपको देगा, और दराज पे इतने में बिक रहा है।
ठीक है, क्योंकि एलसीडी राइडिन टैबलेट इज नाउ वेरी कॉमन थिंग। इतने में ये वहां पे बिक रहा है और इतने में वो आपको उठा के दे रहा है। तो आइदर फिर आप एचएससी से कर लें, तो क्या कहते हैं, फुलफिलमेंट, या दराज से आप हंटिंग कर लें। देखिए दराज के ऊपर जो है ना वो जो है वो कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स इवन के ई कॉमर्स सक्सेस वाले और इस वाले क्या नाम है जी, एक्सट्रीम कॉमर्स वाले, ये दराज से हंटिंग का सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाती है, लेकिन स्टिल बात ये है कि इस प्राइस पे वो वहां पे सेल आउट कर रहे हैं और इस प्राइस पे आपको सोर्सिंग मिल रही है, और ये प्रोडक्ट आपको 300 रुपए में मिल रहा है होलसेलर से। देखिए अगर होलसेलर से आप 50 से ऊपर आइटम लेंगे तो आपको कट मिल जाएगा। एग्जाम्पल 300 रुपए में बेच रहा है वो बंदा 280 में कर देगा। ये चीज मैंने कल आपको दिखाई थी यहाँ पे। ठीक है, ये मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ कि अगर उसका उसका कट जो है ना वो दरमियान में कट करता है आपके लिए हमेशा। ठीक है, अगर 50 पीसेज है, 50 पीस के ऊपर जो है वो कम कर देगा। अगर आप उसको 100 पीस करेंगे तो 100 पीस के ऊपर और ज्यादा कम कर देगा। ठीक है, अभी आपके पास आ गया, यहाँ के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, मेरे ख्याल में यही ग्रुप था। तो जालमो यार, कम से कम ये ग्रुप तो आप लोग ज्वाइन कर ही लेते। ठीक है, ये जिसके ऊपर कल पूछ रहे थे कौन जो है, हुजैफा आप पूछ रहे थे। ठीक है, ये वाला हो गया, प्राइस फॉर 50 पीसेस। अब प्राइस फॉर 50 पीसेस जो है ना वो डिफरेंट होती है। 780, नीचे बंदा 730 दे रहा है। अब 50 पीस आप ले रहे हैं 780, 100 पीस आप लेंगे तो 770 समथिंग हो जाएगी। अब यही चीज अगर आपने पावर बैंक की चैन, ये सर चेक की थी, यहाँ पे नहीं थी। यार मल्टीपल ऑप्शंस भी चेक करने थे ना, ये क्यों यहाँ पे नहीं है, ये आपके सामने है। सर जी कल हमने किसी पे चेक की थी ना, वहाँ नहीं थी। नहीं नहीं, यहाँ पे है ना, देखना। वो कीवर्ड वगैरह में भी डिफरेंस होगी। ये 877 की आपको मिल रही है, तकरीबन 100 से 125 का डिफरेंस है। अब 100 से 125 का डिफरेंस का मामला ये है कि आप इस चीज को जब एडवर्टाइज करना शुरू करेंगे, इस चीज को आप बेचेंगे 1600-1700 रुपए, आप ऑलरेडी 900 रुपए की चीज वहां से ले रहे हैं। एक होलसेल पे बंदा 700 रुपए की चीज ले रहा है, दैट मीन वो 1600 क्या 1500 पे बेच के आपसे ज्यादा मार्जिन कमा के आपसे ज्यादा कस्टमर ले सकता है। आपने ख्याल इस चीज का रखना है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस बात को याद रखें कि डिजिटल मार्केटिंग का मेन फिनोमेना ही यही है कि आपकी बिहेवियर, आपके इंटरेस्ट, आपकी लाइकनेस डिसलाइकनेस और आपकी जो हिस्ट्री है फेसबुक के साथ बाइंग की, सेलिंग की, या उसके अलावा किसी भी चीज को किसी हाई टिकट आइटम को या लो टिकट आइटम को खरीदने की, वो सारी की सारी चीजें उसने नोट की होती है फेसबुक पे। अब वो सारा डाटा उस चीज को हर तरफ पे सारे मार्केटिंग जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसके ऊपर उसने डिवाइड किया हुआ होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज एडवर्टाइज हो रही है, सेम बंदों ने चार्जर की जनाब वो लगाई हुई है, इंटरेस्ट रेट लगाया हुआ है। अब आपका इंटरेस्ट जो है आपके कस्टमर का चार्जर के अंदर है, उसने क्लिक किया आपकी ऐड के ऊपर, एकदम 1700 रुपये आया। हो सकता है उसने सोचने के लिए फेसबुक पे वापस गया हो, और 2 मिनट नहीं गुजरेंगे उसकी पूरी टाइमलाइन भर जाएगी जिसके अंदर सारी की सारी प्राइसेस होंगी। तो हो सकता है एक बंदा इसको 1300 रुपये पे भी ऑफर कर रहा हो, जिसे प्राइस वॉर हम कहते हैं, ताकि मार्केट में जगह बना सके। ये काम हम तब करते हैं जब हमने मार्केट में जगह बनानी होती है, हमें प्रॉफिट लॉस से गर्ज नहीं होता। हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन कहा जाता है इस चीज को। बिजनेस के टर्म में ब्रेक इवन कहा जाता है, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ना खेडेंगे ना खेडने देंगे, जो ये वाली टर्म होती है। ये इसकी मेन जो है वो चीज टर्म होती है। इसलिए कोशिश ये करें कि जो बंदा 1000 रुपए से ऊपर के आइटम्स में जा रहा है वो बंदा उसकी सोर्सिंग कर ले तो बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकता है। ठीक है, बेहतर ये है कि वो उसकी लोकल होलसेलर से प्रोडक्ट्स को पकड़ ले और उससे मार्जिन वो बहुत अच्छा कमा लेगा। लेकिन एक चीज को वो जहन में रखे, एग्जाम्पल के तौर पे उसके पास बजट आउट हो जाता है, कोरियर ने पैसे नहीं भेजे, वापस नहीं किया, कुछ दिन हो गए और उसके पास ऑर्डर्स आ गए, ऑर्डर डिले नहीं हो सकते, तो कम से कम इतना मार्जिन रखा हुआ होगा किसी भी जगह से आप थर्ड पार्टी से अगर फुलफिलमेंट करवा रहे हो तो इतनी गुंजाइश बच जाए कि आपकी कम से कम कॉस्ट रिकवर हो जाए। ज्यादा प्रॉफिट ना बचे, लेकिन टिल देन कॉस्ट रिकवर हो जाए। कॉस्ट रिकवर हो जाएगी तो जब तक आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाएगी आप उसको रिकवर कर लेंगे। अब इसमें कुछ पेमेंट मेथड्स हैं, जो है वो लॉजिस्टिक्स जो आपको प्रोवाइड करते हैं कोरियर कंपनीज। सबसे पहले जो आपकी HR ड्रॉप शिपिंग है, या कोई भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट है। ठीक है, ये आपको 15 डेज जो है ना, 15 डेज प्लस में पेमेंट करते हैं। ठीक है, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ से करें, ये 15 से ज्यादा दिन थोड़े लगाते हैं, उसमें आपको पेमेंट बैक करते हैं। जो आपका M&P है ये आपको वीकली पेमेंट करता है, वीकली पेमेंट ऑन एवरी मंडे
या कभी कभार ट्यूसडे। थर्ड आपका कॉल कोरियर है, वो मंडे टू वेडनेसडे के दरमियान में करता है, बट पेमेंट इश्यूज, कि पेमेंट का इशू करते हैं, बाज़ दफ़ा 7-8 दिनों के अंदर होता है मामला। लेकिन इनका मामला ये होता है कि अगर आपकी 3 दिन की कोरियर के पैसे अगर 3 डेज कलेक्टिव अमाउंट इज मोर देन 10K, तो तब आपको ये नेक्स्ट वीक में पे करते हैं। अगर 10,000 से कम है आपके ऑर्डर की वैल्यू, तो फिर आपको 15 दिन में पे करते हैं। ठीक है। देन आपके पास आ जाता है जी टीसीएस। टीसीएस जो है वो 19 से 20 दिन लगाता है। ठीक है। इनकी पिकअप में मसला नहीं है, इनकी डिलीवरी में मसला नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है, लेकिन 19 से 20 दिन ये लगाता है। और अगर आपका बजट आइदर आपने इन्वेंट्री मंगवानी है या मार्केटिंग करनी है, ठीक है, अगर वो 19 से 20 दिन होल्ड कर सकता है तो वेल एंड गुड। एग्जाम्पल अभी मैंने अपनी बताता हूँ, हमने क्लाइंट का काम स्टार्ट किया, तो उसने लाख रुपया की इन्वेंट्री और ये सारी की सारी चीजें की। अब उसके बाद उसने ज्यादा खैर एडअप तो किए, मतलब वो उसने बिजनेस ठीक ठाक किया, लेकिन शुरू में हमारे साथ ये इशू आया कि अब हमने उससे कहा कि यार आज जो है ना, हम एग्जाम्पल के तौर पे आज का दिन जो है संडे का, कि सर आज जो हमारी इन्वेंट्री है वो हम -7 पे खड़े हैं। ठीक है। एबीसी प्रोडक्ट है, हम उसके ऊपर -7 पे खड़े हैं, यानी 7 प्रोडक्ट्स हमारे पास शॉर्ट है। ऑर्डर्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन 7 प्रोडक्ट्स हमारे पास शॉर्ट है। उसने ये किया, उसने कहा यार कल मंडे है या ट्यूसडे, इसको हमारी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है। पता नहीं क्या हुआ, बैंक्स की छुट्टियां थी या ऐसा कोई मामला था या एहतजाज था या व्हाट्सएवर था, बहरहाल वो पेमेंट डिले हो गई। अब पेमेंट डिले हो गई तो हमें ये करना पड़ा कि हमें ऐड अकाउंट्स बंद करने पड़े, एड्स बंद करने पड़े। देखें, जब आपके एड्स आपने लगा दिए हैं, एड जो है वो ऑडियंस पर रीच करना शुरू करते हैं। शुरू में हमारा जो फेसबुक पिक्सल होता है, पिक्सल का मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको एज ए आप जो है ना वो सपोजिशन की तरफ लेकर चले। जो आपका पिक्सल होता है, जो ये ट्रैक करता है कि कितने ऐड टू कार्ट आए हैं, कितनी परचेजेस आई हैं, ठीक है, कितने लोगों ने खरीदा है, वो जो है ना शुरू में पैसे ज्यादा खाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए या लोगों तक चीज को पहुंचाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता परचेजेस बढ़ती जाती हैं, वो पैसे कम करता जाता है। अब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, 1 महीने के बाद एकदम आपका बजट आउट हो जाता है। जितनी ऑडियंस आपने बनाई हुई थी, चीजें बनाई हुई थी, वॉश आउट। अब बंद करेंगे ऐड को, दोबारा फिर चलाएंगे, फिर से नया रोला, फिर से नई स्ट्रगल, फिर से सारी चीजें। खैर वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल रिक्वायर नहीं होती, लेकिन सारा का सारा ऐड का मोशन टूट जाता है, क्योंकि ऐड टाइम लेता है। ठीक है। वो जो है ना आप कह सकते हैं कि पेनिट्रेट करने के लिए ऑडियंस पे, लोकेशंस पे, उनके इंटरेस्ट पे और बाकी सारी चीजों के ऊपर। ठीक है। तो अब आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपका एड स्पेंडिंग हो, वो जो कार्ड हो वो बाकी चीजों से साइड पे हो। आपको पता हो यार मैंने हर महीने 30-40 के राउंड मार्केटिंग करनी है, उसमें मेरा कंसर्न नहीं है। अब कुछ कार्ड्स हैं जिनकी कुछ पेमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है आपका कार्ड है, अच्छा, वो आपके पास कार्ड है जी सादा पे, नया पे। ये दोनों वो कार्ड हैं जो है फोन बैंकिंग के हैं, बड़ा आसानी से बन जाते हैं। 2 दिन के अंदर कार्ड आपके घर मिल जाता है, कोई चार्जेस नहीं लेते आपसे। बस 300 रुपये आपको चाहिए अपनी ऐप के अंदर, ताकि आप जो है वो अपना कार्ड एक्टिवेट कर सकें। वो भी यूज नहीं होते पैसे, ठीक है, पैसे यूज नहीं होते, बल्कि वो पैसे सेव ही रहते हैं, लेकिन बस उन्हें एक फिगर चाहिए जिसके जरिए जो है वो आपका कार्ड एक्टिवेट कर सके। ये दोनों के दोनों कार्ड आपको 2 दिन में मिल जाते हैं। 1 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपकी ऐप के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। आप अपने ऐप स्टोर से सादा पे या नया पे की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इनका इशू ये है कि इनकी 19 से 20% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फीस है, सबसे ज्यादा है, जो कि बाकी तमाम तर बैंक से। जो आपका वीजा कार्ड है, मेजान का हो गया, आपके किसी भी बैंक का हो गया, वो तकरीबन आपसे जो फीस चार्ज कर रहा होता है ना, वो लगभग जो है वो 16% कर रहा होता है। अगर आप फाइलर हैं, 5 to 6%। कि मेरे ख्याल में उधर ऑफिस में कोई नहीं है, एक सेकंड। ये आप एड्स के लिए पेमेंट करते हो, जो आपके एड्स के लिए, सॉरी ये मैं बता दूं कि जब एड्स के लिए आप पेमेंट करते हैं ना, तो एड्स की पेमेंट के ऊपर जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बाकी भी कोई करते हैं आप, जरूरी नहीं है कि एड्स के लिए आपको शॉपिफाई के लिए करनी पड़ेगी,
उसके अलावा ये है कि आपको इंटरनेशनल जब आप अलीबाबा से बाय कर रहे होंगे तब आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर अमाउंट आपकी जो यूज होती है वो फेसबुक एड्स पे, टिकटॉक एड्स पे और इंस्टा सॉरी इस पे गूगल एड्स के ऊपर यूज हो रही होती है। तो इसकी जो टोटल फीस कटती है ना वो इतनी इतनी फीस कटती है। ठीक है जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। एड्स पेमेंट फी चार्जेस इंक्लूडिंग टैक्सेस। ठीक है जी, ये आपके होते हैं। अब अगर आप जी अगर आप फाइलर हैं तो ये फिर भी ज्यादा काटता है, ये फिर भी ज्यादा काटता है सादा पेन ऐप पे। इसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा है क्योंकि इजी बैंकिंग देता है, तो फिर ज्यादा करता है। अगर आपके पास सादा पेन ऐप के अलावा कोई और सोल्यूशन है आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। सबसे जो मजे की चीज है वो ये है कि मिजान अपना जो आपका सादा बैंक अकाउंट होता है उसको वीजा कार्ड देता है आपको। ठीक है, नहीं भी मिल रहा तो कोशिश करें कि आप उसे वीजा कार्ड ले लें। ठीक है, उसे कहेंगे वीजा कार्ड ही हमें दें। उसके चार्जेस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इससे ये होता है कि आपको सीवीसी या सीवीवी मिलता है। सीवीसी या सीवीवी 3 डिजिट्स का कोड होता है। ठीक है, उसके बाद कार्ड की जरा हिफाजत करनी है, तो कोई भी बंदा इसको दे के यूज कर सकता है सुकून से, क्योंकि आपको सिंपल तरीके से वहां पे कार्ड पे सारी चीजें लिखी होती हैं। तो किसी भी बंदे के हाथ में लग जाए तो वो काम कर सकता है सारा का सारा, अगर ओटीपी ऑन नहीं है तो। ठीक है, अब फाइलर है तो फाइलर होने का सॉरी बंद कर दे। नहीं नहीं, अगर आप फाइलर है तो 5-6% है। फाइलर बनना बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। एफबीआर पे जाएं, वहां पे जाके आप सारे के सारे मामला कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो अपनी वाइफ का, अपनी दोस्त का या अपनी बहन का, किसी भी बंदे का उसको फाइलर बना दे, उसको कार्ड दे दें। ठीक है, उसके नाम का कार्ड बनवा दें। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको परसेंट जो ये टैक्सेस हैं ये बहुत कम पड़ेंगे। ये आपको फायदा हो जाता है इस चीज़ के अंदर। मजबूरी होगी तो फिर आपको सादा पे नया पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और हाल नहीं है। ठीक है सर जी, जी अगर वाइफ ना हो तो? वाइफ ना हो तो सर फिर शादी करें तो ठीक है सर। यही हो सकता है। अच्छा सर जी, एक क्वेश्चन था। जी जी, सर जी हमें एक ऑर्डर आया, हमने दराज से उसको फुलफिल करना है, ठीक है? राज फर्स्ट ऑफ ऑल फुलफिलमेंट का जो है ना वो सोल्यूशन देता नहीं। राज मतलब सर फर्स्ट जी वो फिर हम कैसे करेंगे उसको? अब पहले दराज से ऑर्डर अपने पास मंगाएंगे फिर कस्टमर को भिजवाएंगे? देखिए, अगर आपने दराज से क्वेश्चन आया कि अगर जो है वो हमने करना हो, कोई ऑर्डर हमें आया हमारे पास ना, हमने दराज से फुलफिल करना हो। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि दराज जो है कोई फुलफिलमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है ड्रॉप शिपिंग का। अगर ये मामला कर ले तो खैर बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा लोगों के लिए। एनीवेज, फिर बिल्कुल आगे सर। डिस्कशन एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है आपके पास एक ऑर्डर आया, सरफ ये एक्सल है सर जी, चल। M10 का ऑर्डर आया आपके पास। ठीक है, अब जो M10 का ऑर्डर आप लेंगे ना तो एक तो ऑप्शन ये होता है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर फिर भी मामला चल जाता है। आप किसी भी जगह से भिजवा रहे हैं, अगले बंदा ले रहा है, मामला खत्म हो गया, आपने मेंशन किया हुआ है आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर हैं, रीसेल करते हैं वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में आप करेंगे बहुत रोला बनता है इस बात के ऊपर। वैसे भी अब यूरोप में तो इशू बनना स्टार्ट हो चुका हुआ है, यूरोप के अंदर भी इशू बनना स्टार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं रहा, यूरोप के अंदर भी अब लोग इशू करते हैं कि यार हमने XYZ प्लेटफॉर्म से किया था, उसने हमें CDY का जो है वो वहां से पार्सल भिजवा दिया है, तो ये लिजिटिमेसी नहीं है आपके स्टोर की। ठीक है, तो इस लिहाज से लोग बड़ा मसला करते हैं। इसके लिहाज से हम एक चीज यूज करते हैं जिसे हम एक कहते हैं 3PL। ठीक है सर, PL 3PL। ठीक है, इसका काम ये होता है कि ये आपका मेनली जो है ना पैकेजिंग वगैरह के लिए होता है। पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स के रेलिवेंट जो है ना ये मामला होता है, पैकेजिंग करता है। ये आपकी रीब्रांडिंग करता है। एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट लिया, अगर आप दराज से ले रहे हैं तो दराज से सबसे पहले आपको अपने पास मंगवाना पड़ेगा, और अपने पास मंगवा के फिर उसको उधर भेजना पड़ेगा। एक लंबा प्रोसेस है आपको। अगर आपका कस्टमर 4-5-6 दिन हैंडल कर सकता है तो भाईजान फिर कर लें, लेकिन ये तरीका प्रैक्टिकल नहीं है, ना ही सजेस्टेड है। इस लिहाज से ये तरीका ना करें तो ही बेहतर है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आपने रावलपिंडी से ही करना है तो नेक्स्ट डे अगर आपको मिल जाता है दराज से फिर तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं भाई बात बता रहा हूँ कि दराज की जिस जहाँ पे सेलिंग रेट है उससे बेहतर है कि आप HHC से सुकून से फुलफिल करवा लें, या चाहे ड्रॉप शिपिंग से फुलफिल करवा लें। इतनी लंबी वक्त की करने की जरूरत नहीं है। अब आपने जो कॉस्ट क्लियर आउट करनी होगी ना, हम एक वक्त में जब शुरू शुरू में हमारा E-कॉमर्स का बचपना था तो हम ये काम करते थे, दराज से जो है ना वो करने का, दराज से सोर्सिंग करने का। अब दराज से सोर्सिंग करने के लिए हमें अकाउंट क्या करना पड़ता था, 1077 पड़ा, मल्टीप्लाई बाय 5 प्रोडक्ट्स किए, तो ये तकरीबन बन गया जी हमारे पास, यार क्या हो गया आपको, 1077 मल्टीप्लाई बाय 5 प्रोडक्ट्स, 5385। अब प्लस इसमें करना होता था आपने डिलीवरी चार्जेस। ठीक है जी, 300-400 डिलीवरी चार्जेस पड़े,
ठीक है, आपके पास जो है वो 5385, सॉरी प्रेस हो रहा है तो गलत हो रहा है। आपने 300 रुपया डिलीवरी चार्ज दो, 5685। अब आपने करना था इसको सबसे पहले डिवाइड, ठीक है जी, कि 5 के ऊपर आपका प्रोडक्ट कितने रुपए का बन रहा है अब आपका। अब ये 1077 वाला प्रोडक्ट आपका तकरीबन 1140 रुपए का बन रहा है। आप इस पे पैकेजिंग करेंगे, 50 की पैकेजिंग होगी, ठीक है, सॉरी 1133 पे पैकेजिंग आपने 50 की 1183 हो गया। अब उसके बाद आपने बेचना है, यानी कि 100 सवा 100 रुपया फिर से आपके पास से गायब हो गए, जो आपने डिलीवरी चार्जेस बाकी चीजों के मद में पड़ा आपको। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट सेल आउट करना है। नेक्स्ट सेल आउट लोग 1600-1700 रुपए में कर रहे हैं, आप भी उतने में करेंगे, प्लस आपको मार्केटिंग भी पड़ी, आपको 100-150 रुपया बचेगा। 1000 रुपए के आइटम के ऊपर 100-150 रुपया बचाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 1000 रुपए के आइटम के ऊपर कम से कम आपको 50% बचत होनी चाहिए, उसके बगैर कोई फायदा ही नहीं है उसको करने का। ठीक है, आपने जो है वो 10 आइटम मंगवाने के ऊपर 10,000 लगा दिया, 100 आइटम मंगवाए, ₹1,00,000 साइड पे आपने कर दिया। उस आइटम के ऊपर जो है वो आपको 50,000 भी नहीं आ रहा, आपको 10-15 हज़ार रुपए आ रहे हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं है। आपकी तो मार्केटिंग की कॉस्ट निकलेगी, कहाँ से आप सर्वाइव करेंगे। देखे ना, बात ये है कि जब आप 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके ऊपर मार्केटिंग भी तो लगा रहे हैं। मार्केटिंग आपने पर प्रोडक्ट के ऊपर 300 रुपया लगाई, मल्टीप्लाई बाय 100 प्रोडक्ट, आपने 30,000 तो आपकी मार्केटिंग है। अब अगर उसमें से 20% आप बचा रहे हैं तो 10,000 तो डेफिसिट में जा रहे हैं आप। ठीक है, तो सिंपल मैथ्स का लाजमी इस्तेमाल करना है। मैं कह रहा हूँ कि सॉरी सॉरी, मेरा जरा जो स्पीड का थोड़ा मामला है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे ये मामला किया है कि ₹1,00,000 के आपको 20,000 रुपए की बचत हुई, 20% प्रॉफिट हुआ। मैं फिगर्स जो है ना वो सीधे सीधे रखता हूँ। 1,000 रुपए पे जो है वो 20% आपको प्रॉफिट हुआ,